आज की जो हमारी चर्चा है वो किसी भारी भरकम तकनीकी शोध या बहुत जटिल विषय पर नहीं है। बिल्कुल, आज हम कुछ बहुत ही जमीनी बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब आज हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों, प्रकृति और समय के उस चक्र को समझने वाले हैं जिसे हम अक्सर अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना अनदेखा कर देते हैं। और वो बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम आमतौर पर जनवरी से दिसंबर वाले कैलेंडर के हिसाब से ही जीते हैं। सही कहा, लेकिन हमारी मिट्टी, हमारा मौसम और हमारा बचपन एक अलग ही कैलेंडर के हिसाब से चलता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो समय को मापने का हमारा जो ये पारंपरिक तरीका है ना, वो सिर्फ तारीखें नहीं बदलता है, बल्कि वो एक पूरा का पूरा माहौल बदलता है। बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, वो उसे सीधे हमारे आसपास के वातावरण और जीवन के एक बहुत ही साधारण चक्र से जोड़ता है। और ये देखना मतलब बहुत दिलचस्प है कि कैसे मौसम का बदलना हमारे समाज, हमारे त्योहारों और खासकर जो बच्चों का मनोविज्ञान है ना, उसको कैसे प्रभावित करता है। एकदम सही बात है। तो इसी पूरी यात्रा को समझने के लिए आज की हमारी विषय वस्तु है नारायण लाल परमार जी की लिखी गई एक बेहद खूबसूरत और जीवंत कविता, जिसका शीर्षक है भारतीय 12 महीनों की लय। बहुत ही शानदार रचना है ये। और आज का हमारा एक विशेष मिशन भी है, हम इस कविता की एक भी पंक्ति को छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल नहीं। हम हर एक महीने की पंक्तियों को पहले पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उन्हें बिल्कुल सरल और आसान हिंदी में समझेंगे और फिर उस छिपे हुए सांस्कृतिक अर्थ को खंगालेंगे जो परमार जी ने इन बहुत ही सरल शब्दों में पिरोया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन दृष्टिकोण है। ये कविता सिर्फ मौसम की जानकारी देने वाला कोई साधारण पाठ नहीं है। हाँ, वो तो है। ये असल में ना हमारे ग्रामीण और कस्बाई भारत का एक बहुत ही सजीव चित्र है। हाँ। जहाँ ऋतुओं का ये चक्र बच्चों की मासूमियत, उनके रोजमर्रा के खेलों और हमारे पारंपरिक त्योहारों के साथ एक अटूट धागे में बंधा हुआ है। तो चलिए फिर हिंदू पंचांग के पहले महीने से इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग का नया साल चैत के महीने से शुरू होता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल के आसपास आता है। मैं कविता की पहली पंक्तियां पढ़ती हूँ। ध्यान से सुनते हैं। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खटमिठी सी धूप है। वाह। तो इसका सरल अर्थ ये है कि कवि यहाँ कह रहे हैं कि चैत का महीना बहुत ही सुंदर और अनोखा होता है। अनूप का मतलब है जिसकी कोई तुलना न की जा सके। बिल्कुल अद्वितीय। हाँ, और इस समय हल्की हल्की गर्म हवा बहनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात है वो है खट्टी मिट्टी सी धूप। धूप के लिए खट्टी मीठी विशेषण का इस्तेमाल करना बहुत ही गहरा और अनोखा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कवि ने धूप के एहसास को ही एक स्वाद दे दिया है। चैत के महीने में जब सर्दियों की विदाई हो रही होती है और गर्मियां बस दस्तक दे रही होती हैं, सुबह की धूप मीठी लगती है एकदम, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वो थोड़ी तीखी या कहें तो खट्टी लगने लगती है, हल्की सी चुभन देने लगती है। ये एक संक्रमण काल है जहां मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खट्टी मीठी धूप पूरी तरह से तीखी होने लगती है, हम अगले महीने में प्रवेश कर जाते हैं, यानी बैसाख। बैसाख का अपना ही एक अलग रंग है। सुनिए बैसाख के बारे में पंक्तियां। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। मदरसों की छुट्टी। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि बैसाख का महीना आते ही स्कूलों में, जिन्हें यहाँ पुराने संदर्भ में मदरसा कहा गया है, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं। बच्चे स्कूल से मुक्त होकर घरों में आ जाते हैं और फिर घर का माहौल ही बदल जाता है। बिल्कुल, उनकी खुशी भरी आवाजों और किलकारियों से पूरा घर आंगन गूंज उठता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बैसाख सिर्फ एक मौसम का नाम नहीं रह जाता, बल्कि ये एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन जाता है। बच्चों के लिए समय का मतलब स्कूल की घंटियों से तय नहीं होता है। सही कहा, वो इस बात से तय होता है कि कब उन्हें घर के आंगन पर कब्जा करने की आजादी मिलती है। घर का वो आंगन जो दिन भर शांत रहता था, वो अचानक से एक नई ऊर्जा से भर जाता है। हाँ, बच्चों की ये किलकारियां दरअसल उस कठोर अनुशासन से मिली आजादी का जश्न ही तो है। बिल्कुल, और आजादी मिलने के बाद का जो अगला चरण होता है वो है जेठ का महीना, मई जून की वो भीषण गर्मी। हाँ, जेठ की गर्मी। कविता में इसे कुछ इस तरह पिरोया गया है। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। ये बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। सरल शब्दों में कहें तो जेठ की छुट्टियों में बच्चे दिन भर तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं। उन खेलों में कोई हारता है तो कोई जीतता है, और इसी में समय निकल जाता है। हाँ,
इसी खेलकूद की धुन में पूरा जेठ का महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि कवि ने जेठ की चिलचिलाती धूप का जिक्र नहीं किया बल्कि खेलों का जिक्र किया है। यही तो इस कविता की असली खूबसूरती है। जेठ के महीने में बड़े लोग गर्मी से बेहाल होते हैं। वे घर के अंदर छांव तलाशते हैं। हाँ, बड़े तो बाहर निकलते ही नहीं। लेकिन बच्चों के लिए ये समय उनके सामाजिक जीवन का चरम बिंदु होता है। उन्हें गर्मी की कोई परवाह ही नहीं होती, चाहे लूडो हो, कैरम हो या आम के पेड़ के नीचे खेले जाने वाले पारंपरिक खेल हों। बिल्कुल। उनका पूरा ध्यान बस हार और जीत पर केंद्रित होता है। बच्चों की ये ऊर्जा और वर्तमान में जीने की उनकी क्षमता जेठ की उस भीषण गर्मी को भी बौना साबित कर देती है। जेठ की इस लंबी, सूखी और गर्म छुट्टियों के बाद प्रकृति का मिजाज अचानक से उग्र हो जाता है और प्रवेश होता है आषाढ़ का। आषाढ़ का आगमन हमेशा धमाकेदार होता है। पंक्तियां कुछ इस तरह है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। दहाड़ते हुए बादल। यहाँ बताया गया है कि आषाढ़ का महीना लगते ही आसमान यानी नभ में काले घने बादल शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं। तेज आंधी चलने लगती है जिससे साफ पता चल जाता है कि बारिश का मौसम आ गया है। ये मानवीकरण बहुत सजीव है। हाँ, यहाँ बादलों का दहाड़ना और आंधी का इतराना, ये दोनों मानवीकरण बहुत ही खूबसूरत चित्र उकेरते हैं। अगर हम इसे ग्रामीण भारत के नजरिए से देखें तो आषाढ़ का आना जीवन और मरण का प्रश्न होता है। किसानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जेठ की तपिश से सूखी हुई धरती और किसान की उम्मीदें दोनों आसमान की तरफ देख रही होती हैं। इसलिए जब काले बादल आते हैं तो वे चुपचाप नहीं आते, वे दहाड़ते हुए आते हैं। जी, जैसे कोई विजेता अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो कि अब गर्मी का राज खत्म हो गया है। और आंधी के इतराने का मतलब है कि हवाओं में एक हुरूर आ गया है। ये आक्रामकता दरअसल उस बदलाव का जश्न है जो आने वाली फसल के लिए जरूरी है। एकदम सही। और इस आक्रामक बदलाव के बाद जो शांति और हरियाली आती है वो है सावन। सावन के बारे में परमार जी लिखते हैं, सावन तो सबका प्रिय है। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। हरियाली के ठाठ। इन पंक्तियों का सीधा सा अर्थ है कि सावन के महीने की सुंदरता सबसे अलग और अनोखी यानी न्यारी होती है। बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और तालाब भी भर जाते हैं। हाँ, नदियां और सरोवर पानी से इतने ऊपर तक भर जाते हैं कि उनके किनारे यानी घाट भी पानी में डूब जाते हैं। यहाँ हरियाली के ठाठ बहुत ही शाही किस्म का शब्द लगता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ठाठ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर किसी अमीर व्यक्ति के रहन सहन के लिए किया जाता है। हाँ, जैसे राजाओं के ठाठ होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कवि ने ये शब्द प्रकृति को दे दिया है। सावन में प्रकृति अपने सबसे समृद्ध और राजसी रूप में होती है। जी। जेठ की धूल और सूखापन गायब हो चुका होता है। सूखे तालाब लबालब भर जाते हैं। ये बहुतायत का मौसम है। पानी का इतना भर जाना कि घाट भी डूब जाएं। ये दिखाता है कि प्रकृति जब देती है तो अपनी सीमाओं को लांघ कर देती है। लेकिन सावन की ये रोमानी बारिश जब लंबे समय तक खिंच जाती है तो वो डरावनी होने लगती है। हाँ, तब उसका रूप बदल जाता है। और यही तस्वीर हमें अगले महीने यानी भादों में देखने को मिलती है। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। भादों का आतंक। कवि कहते हैं कि भादों के महीने में आसमान में इतने घने बादल छाए रहते हैं कि रात में न तारे दिखाई देते हैं और न ही चांद, जिसे यहाँ मयंक कहा गया है। और दिन का भी यही हाल होता है। हाँ, दिन में सूरज भी बादलों के पीछे छुप जाता है। ऐसा लगता है जैसे बादलों का कोई खौफ या आतंक छाया हुआ है। शहरों में तो हम अक्सर बारिश को सिर्फ चाय और पकौड़ों से जोड़ते हैं, लेकिन भादों का आतंक एक बहुत अलग सच्चाई बयां करता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। शहरी जीवन में बारिश 1 या 2 दिन का खूबसूरत ब्रेक हो सकती है, लेकिन ग्रामीण जीवन में भादों की लगातार बारिश का मतलब है कच्चे घरों के टपकने का डर, रास्तों का कीचड़ से भर जाना। बिल्कुल। और कई कई दिनों तक सूरज का न निकलना, जिससे सब कुछ सीलन भरा हो जाता है। जब कई दिनों तक आसमान में सूरज या मयंक नहीं दिखता तो समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। रोशनी का अभाव रहता है। ये जो रोशनी का अभाव और लगातार उमस है, उसे ही कवि ने बहुत ही गहराई से भादों का आतंक कहा है। प्रकृति यहाँ अपने थोड़े डरावने रूप में है।
भादों के इस आतंक के बाद जब आसमान अंततः साफ होता है तो वो महीना होता है क्वार का, जिसे अश्विन भी कहते हैं। सुनिए, क्वार की बात ही अलग है। भैया, क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। हंसी खुशी का बंटवारा। सरल शब्दों में कहें तो क्वार के महीने में बारिश लगभग रुक जाती है और नदियों का जो मटमैला पानी था वो बिल्कुल साफ यानी निर्मल हो जाता है। मौसम सुहाना होने लगता है। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे ये सुहाना मौसम हर जगह खुशियां बांट रहा हो। पानी का निर्मल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रूपक है। भादों के अंधकार और उथल-पुथल के बाद क्वार एक ठहराव का नाम है। नदियां जो सावन और भादों में उफान पर थीं और मिट्टी साथ ला रही थीं, अब शांत होने लगती हैं। गाद नीचे बैठ जाती है और पानी शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये मौसम एक तरह से संतुलन लेकर आता है। न तीखी गर्मी, न भारी बारिश और ना ही कड़ाके की ठंड। इसीलिए कवि ने कहा है कि ये मौसम सारी हंसी खुशी का बंटवारा करता है। ये वो समय है जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, रास्तों की मरम्मत होती है और आने वाले बड़े त्योहारों की जमीन तैयार होती है। और त्योहारों की बात हो तो कार्तिक का महीना सबसे खास हो जाता है। कविता आगे कहती है, कार्तिक का इंतजार तो सबको रहता है। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियां, फपती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियां। मधुलड़ियां, क्या सुंदर प्रयोग है। कार्तिक महीने में सर्दियों यानी जाड़े की शुरुआत हो जाती है। इसी महीने में दीपावली आती है तो लोग पटाखे और फुलझड़ियां जलाते हैं। चारों तरफ रोशनी होती है। इस खुशी के माहौल में सबके चेहरों पर मीठी मुस्कान छा जाती है। यहाँ मुस्कानों की मधुलड़ियां एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है। इस पंक्ति की जो कल्पना है वो बहुत ही बारीक है। जैसे एक फुलझड़ी जलती है और उसमें से रोशनी की कई लड़ियां फूटती हैं। बिल्कुल उसी तरह। ठीक उसी तरह जब लोग दीपावली के दियों और फुलझड़ियों की रोशनी में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके चेहरों की मुस्कान भी उसी रोशनी की तरह चमकती है। मधु का मतलब है मीठा। ये महीना पूरी तरह से सामाजिक उल्लास, रोशनी और धीरे धीरे बढ़ती हुई ठंड के स्वागत का महीना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक की इस हल्की ठंड के बाद जब अगहन यानी मार्गशीर्ष का महीना आता है, वो पूरा डिसडी हो जाता है। तो वो ठंड अपना कड़क रूप दिखाने लगती है। हाँ, अगहन की ठंड तो बहुत मशहूर है। इस महीने को कवि ने बहुत ही हास्य और यथार्थ के साथ पेश किया है। सुनिए, अगहन, नाच नचा देता बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। ये तो हर घर की कहानी है। यानी अगहन के महीने में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और उस पानी से नहाने के ख्याल से ही लोग ठंड से कांपने या कहें तो नाचने लगते हैं। लेकिन माँ का आदेश तो मानना ही पड़ता है। बिल्कुल, माँ नहाने के लिए सख्ती से कहती है और बच्चों की कोई भी जिद या मनमानी नहीं चल पाती। ये तो शायद हर भारतीय घर की एक साझा कहानी है। ये कविता की सबसे हल्की पुल्की और जीवंत पंक्तियों में से एक है। यहाँ नाच नचा देना एक मुहावरा है जो ये बताता है कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना बेबस हो जाता है। जो पानी जेठ और सावन में राहत दे रहा था, वही पानी अब अगहन में बर्फ सरीखा यानी बर्फ के समान डरावना हो गया है। लेकिन प्रकृति की इस क्रूरता के बीच जो एक चीज नहीं बदलती वो है माँ का अनुशासन। बच्चा कितनी भी मनमानी कर ले, लेकिन माँ के चलो नहा लो वाले आदेश के आगे ठंड भी हार जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। नहाने की इस जद्दोजहद के बाद जब हम पौष के महीने में पहुंचते हैं तो जीवन छत पर चला जाता है। सुनिए, पौष और पतंगों का गहरा नाता है। उड़ी पतंगे पौष में बाजी लगते जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। बाजी लगती जोर से। पौष के महीने में मकर संक्रांति जैसे त्योहार आते हैं। लोग कड़ाके की ठंड में धूप सेकने के लिए छतों पर जाते हैं और जमकर पतंगे उड़ाते हैं। पतंग काटने की प्रतियोगिताएं होती हैं। हाँ, बाजी लगती है। गली मोहल्ले और घर की छतें, जिन्हें अटारियां कहा गया है, वो लोगों की भीड़ और शोर से भर जाती हैं। ये महीना हमें सिखाता है कि इंसान कैसे परिस्थितियों के अनुकूल ढलता है। पौष में ठंड अपने चरम पर होती है, लेकिन जीवन रुकता नहीं है। वो बंद कमरों से निकलकर छतों और अटारियों पर पहुंच जाता है। लोग धूप की तलाश में बाहर आते हैं और वो तलाश एक सामुदायिक उत्सव बन जाती है। बाजी लगने का मतलब सिर्फ पतंग काटना नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक संवाद है जहां पूरा मोहल्ला एक साथ आसमान की तरफ देख रहा होता है और शोर मचा रहा होता है।
ये शोर उस सन्नाटे को तोड़ता है जो सर्दियों की धुंध अक्सर अपने साथ लेकर आती है। पौष के इस शोरगुल के बाद आता है माघ का महीना, जो संगीत और नई उम्मीदों का महीना है। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी। माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। मन में नई उमंग। माघ का महीना आते ही सबके मन में एक नई खुशी और उत्साह भर जाता है। कड़ाके की ठंड अब विदा होने लगती है। हर जगह मेलों का माहौल होता है। हाँ, जैसे वसंत पंचमी का त्योहार, जहाँ मंजीरे झांझ और मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों के बजने की मधुर आवाजें सुनाई देती हैं। अगर हम पिछली कुछ पंक्तियों पर गौर करें तो पौष में पतंगों का शोर था, लेकिन माघ में वो शोर एक व्यवस्थित संगीत में बदल जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर बदलाव है, यंत्र नहीं है। ये सामूहिक खुशी का प्रतीक है। माघ का महीना यह संदेश देता है कि लंबी और कठिन सर्दियों का समय अब खत्म होने को है और प्रकृति एक नए जन्म की तैयारी कर रही है। और इसी नए जन्म के जश्न के साथ हम पहुंचते हैं हिंदू पंचांग के साल के आखिरी महीने पर, यानी फागुन। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। फागुन का रंग ही निराला है। लो वह आ पहुंचा, फागुन रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता ये जीवन त्योहार है। जीवन त्योहार है। अंत में फागुन का महीना आ जाता है। ये होली का समय होता है, जहां चारों तरफ खुशियों और रंगों की फुहार उड़ती है। हर तरफ रंग ही रंग। इन रंगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पूरा जीवन ही अपने आप में एक खूबसूरत त्योहार बन गया हो। जीवन त्योहार है, यह इस पूरी कविता का सबसे बड़ा फलसफा है। सही कहा। फागुन सिर्फ एक महीने का नाम नहीं है, ये 12 महीनों की यात्रा का चरम है। चैत की खट्टी मीठी धूप से शुरू हुआ ये सफर जेठ की तपिश, भादों के आतंक और अगहन की कंपा देने वाली ठंड को पार करते हुए अंततः फागुन के रंगों में आकर मिल जाता है। रस की फुहार का मतलब है कि सारी कड़वाहटें और संघर्ष धुल जाते हैं और बस प्रेम और आनंद बचता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव का अंतिम परिणाम एक उत्सव ही होना चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने नारायण लाल परमार जी की इस पूरी कविता का और हर एक महीने का विश्लेषण किया, एक एक पंक्ति को समझा। इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमारा ये जो जीवन है वो बिल्कुल इन 12 महीनों की तरह ही है। जिस तरह हर महीने का अपना एक अलग रूप होता है, कभी कड़कड़ाती धूप तो कभी डरावनी बारिश, कभी हाड़ कंपाने वाली ठंड तो कभी रंगों की फुहार, उसी तरह जीवन में भी अलग अलग दौर आते हैं। कोई भी मौसम हमेशा नहीं टिकता, ये खुशियां लेकर आता है। इस निरंतर चलते चक्र को स्वीकारना और उसके साथ तालमेल बिठाकर चलना ही एक समृद्ध और खुशहाल जीवन की कुंजी है। हमें जीवन के हर मौसम का उसी सहजता से स्वागत करना चाहिए जिस सहजता से इस कविता में बच्चे हर महीने में कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई खेल ढूंढ लेते हैं। प्रकृति का यह लयबद्ध चक्र हमें रुकने नहीं देता, बल्कि लगातार आगे बढ़ने और हर परिस्थिति में आनंद खोजने की प्रेरणा देता है। लेकिन यहाँ ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा विचार जिस पर आज के समय में गहराई से मंथन करने की जरूरत है। वो क्या? क्या आज के इस आधुनिक जीवन में, जहां इंसान अपना ज्यादातर समय तापमान को नियंत्रित करने वाले एयर कंडीशनर कमरों में और स्क्रीन के सामने बिता देता है, क्या वो सच में हर महीने के इस अनूठे व्यक्तित्व को महसूस कर पाता है? ये सोचने वाली बात है। नहीं, क्या हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं धुंधले तो नहीं पड़ गए हैं? हम तो बस एसी का तापमान बदलते हैं। क्या हम आज भी मौसम के बदलने को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं, या सिर्फ मोबाइल पर मौसम का तापमान देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो भीतर तक झकझोर देता है। शायद ये समय है कि स्क्रीन से नजरें हटा के एक बार फिर उस घर आंगन, उस आसमान और उन काले बादलों की तरफ देखा जाए जिनके बारे में ये कविता बात करती है। बिल्कुल, प्रकृति की तरफ लौटने का समय है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और प्रकृति को जोड़ने वाली ये चर्चा शायद उन भूली हुई यादों को फिर से जगाने का एक बहाना भर थी। हमेशा कुछ नया खोजते रहिए, प्रकृति के करीब रहिए और जीवन के हर मौसम को एक त्योहार की तरह जीते रहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।